नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने क्लियर कर दिया है कि K4 एसएलबीएम पर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टेज पर है, लेकिन फिर भी इस साल कुछ और टेस्ट फायरिंग की जाएंगी। रीज़न ये नहीं है कि मिसाइल में कोई दिक्कत है, बल्कि रीज़न ये है कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर सिस्टम को इंडक्ट करने में हमेशा एक्स्ट्रा कॉशियस रहता है। K4 मिसाइल पिछले कुछ सालों में काफ़ी बार टेस्ट हो चुकी है और अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर चुकी है, लेकिन अब जो फाइनल स्टेप बचा है वो ये है कि मिसाइल को इंडिया के न्यूएस्ट न्यूक्लियर सबमरीन से फायर करके वेरीफाई किया जाए। अभी तक K4 के जो लॉन्चेस हुए हैं वो पुराने अरिहंत क्लास प्लेटफॉर्म से हुए थे। सबसे रिसेंट टेस्ट INS अरिघात से हुआ था, जो इंडिया की सेकंड ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है। इस टेस्ट के बाद मिसाइल के डिज़ाइन और परफॉर्मेंस पर कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो गया है, लेकिन डीआरडीओ का कहना है कि जब तक K4 को INS अरिधमान और INS अरिसुधान से फायर नहीं किया जाता तब तक फाइनल सर्टिफिकेशन नहीं दी जाएगी। ये दोनों सबमरीन्स एक्सटेंडेड हल वेरिएंट्स हैं, मतलब इनका साइज थोड़ा बड़ा है, मिसाइल कैपेसिटी ज़्यादा है और इंडोरेंस भी इम्प्रूव की गई है। जब सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट, हल लेंथ और इंटरनल लेआउट चेंज होता है तो मिसाइल लॉन्च डायनेमिक्स भी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। इसीलिए मिसाइल्स को नए प्लेटफॉर्म के साथ फुल्ली मैच करना ज़रूरी होता है। इसीलिए आने वाले टेस्ट सिर्फ मिसाइल के लिए नहीं बल्कि सबमरीन प्लस मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखा जाएगा कि अंडर वाटर इजेक्शन, इग्निशन और ओवरऑल लॉन्च बिहेवियर नए सबमरीन पर बिल्कुल स्मूथ है या नहीं। अगली खबर की बात करें तो इंडिया अपने एयर डिफेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले आ रहा है। खासकर स्टील्थ एयरक्राफ्ट के थ्रेट को देखते हुए अब सिर्फ एक या दो रडार पर डिपेंड रहने का ज़माना ख़त्म हो रहा है। इंडिया धीरे धीरे एक पूरा एंटी स्टील्थ रडार ग्रिड बना रहा है, जिसे डिफेंस सर्कल्स में LODN यानी लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क कहा जा रहा है। इस नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है PCLR यानी पैसिव कोरेंट लोकेशन रडार। तो ये जो PCLR है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और इसी वजह से काफ़ी पावरफुल भी है। नॉर्मल रडार क्या करता है, खुद सिग्नल भेजता है, फिर उस सिग्नल के रिफ्लेक्शन से एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करता है, लेकिन PCLR कोई सिग्नल भेजता ही नहीं। ये बिल्कुल साइलेंट सिस्टम है। ये ऑलरेडी हवा में मौजूद सिग्नल्स का यूज करता है, जैसे FM रेडियो ब्रॉडकास्ट जो हर शहर और एरिया में चल रहे होते हैं। जब कोई एयरक्राफ्ट, चाहे वो स्टील्थ ही क्यों ना हो, इन FM सिग्नल्स के बीच से गुजरता है तो सिग्नल थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है। PCLR बस उसी डिस्टर्बेंस को एनालाइज करके एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक कर लेता है। इसी वजह से स्टील्थ एयरक्राफ्ट के लिए ये सिस्टम काफ़ी डेंजरस माना जा रहा है। PCLR एक पैसिव मल्टी स्टैटिक रडार होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें अलग अलग जगह पर रिसीवर्स लगे होते हैं। कोई सिंगल रडार टावर नहीं होता जिसे एनिमी टारगेट कर सके। एयरक्राफ्ट का रिफ्लेक्शन मल्टीपल एंगल से पिक होता है, जिससे उसका बचना और मुश्किल हो जाता है। स्टील्थ एयरक्राफ्ट यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी रडार को धोखा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन FM जैसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के अगेंस्ट उनका स्टील्थ काफ़ी कम इफेक्टिव होता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल इनविजिबल होता है एनिमीज़ के लिए, क्योंकि ये ट्रांसमिट ही नहीं करता, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल इसे लॉक नहीं कर पाती। जैम करना भी लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई FM बंद या जैम करेगा तो सिविलियन कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से मुश्किल है। अब ये समझना ज़रूरी है कि PCLR अकेला काम नहीं करेगा। इंडिया इसे एक लेयर्ड सिस्टम का पार्ट बना रहा है। पहले VHF रडार्स स्टील्थ एयरक्राफ्ट को ब्रॉड लेवल पर डिटेक्ट करेंगे, फिर लॉन्ग रेंज रडार्स ट्रैकिंग रिफाइन करेंगे और PCLR क्वालिटी कंफर्म करेगा कि टारगेट रियल है या नहीं। जब सारे सेंसर्स का डेटा एक जगह फ्यूज होता है तब फॉल्स अलार्म कम होते हैं और कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से PCLR सिस्टम इंटीग्रेशन ट्रायल्स में है, मतलब इसे बाकी रडार्स, कमांड सिस्टम्स और एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ टेस्ट किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि रियल टाइम ट्रैकिंग, डेटा शेयरिंग और रिस्पॉन्स कितना स्मूथ है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने कुछ टाइम पहले इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज से एयरलोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लिमिटेड नंबर्स में ली थी। ये मिसाइल थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये ना प्योर क्रूज मिसाइल है और ना ही नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल।
ये बीच का ऑप्शन है जो बहुत तेज स्पीड से टारगेट पर गिरती है और एयर डिफेंस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसे रोकना। अब जो नया पॉइंट आया है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल को सिर्फ इंपोर्ट करके लिमिटेड रखना नहीं चाहती। अब सीरियसली ये सोचा जा रहा है कि एयरलोरा को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे रैमपेज मिसाइल के साथ हो सकता है। रैमपेज मिसाइल रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुई थी और वहाँ इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है। रैमपेज के रियल कॉम्बैट यूज के बाद इंडियन एयरफोर्स को ये कॉन्फिडेंस मिला है कि इजरायली ओरिजिन मिसाइल्स ग्राउंड रियलिटी में अच्छा काम करती हैं। इसी वजह से प्लानर्स बोल रहे हैं कि एयरलोरा और रैमपेज दोनों को इंडिया में बनाया जाए तो सप्लाई का टेंशन खत्म हो जाएगा, कॉस्ट कम होगी और इमरजेंसी के टाइम में मिसाइल्स की कमी बिल्कुल नहीं होगी। अगर इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है तो गाइडेंस सिस्टम, प्रपल्जन, वॉरहेड जैसे पार्ट्स में इंडियन इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने अपनी 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल ATGM का एक और टेस्ट कंप्लीट किया है। ये टेस्ट 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के KK रेंजेस में हुआ, जहां मिसाइल ने मूविंग टैंक टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया है। मैन पोर्टेबल ATGM एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब मिसाइल लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर को गाइडेंस देने की जरूरत नहीं होती। मिसाइल खुद टारगेट को लॉक करती है और ऊपर से अटैक करती है, जिसे टॉप अटैक मोड कहते हैं। आज के मॉडर्न टैंक्स के लिए ये सबसे डेंजरस चीज होती है क्योंकि टैंक का टॉप आर्मर सबसे वीक होता है। इस मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है जो दिन और रात दोनों टाइम काम करता है। इसका टैंडम वॉरहेड मॉडर्न मैन बैटल टैंक को डिफीट करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक लैब नहीं बल्कि डीआरडीओ की मल्टीपल लैब्स ने काम किया है और प्रोडक्शन के लिए BDL और BEL पार्टनर्स हैं। मिसाइल ट्राइपोड से भी लॉन्च हो सकती है और मिलिट्री व्हीकल से भी, जो इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और इंडस्ट्री पार्टनर को कांग्रेचुलेट किया और इसे आत्मनिर्भर भारत की डायरेक्शन में एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप बताया। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।